वेलकम प्यारे बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित आठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। जैसा कि आप यहां पर इस पिक्चर को देख ही रहे होंगे और समझ गए होंगे कि आज हम यहां पर क्या स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स हैं। तो आज हम आपके लिए स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को। जैसा कि हमने यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पर इंजीनियरिंग फिजिक्स को टारगेट करते हुए आपके लिए दो श्रृंखला लेकर आए थे। सबसे पहले हमने माधव श्रृंखला स्टार्ट की थी, फिर उसके बाद हमने सिंघम श्रृंखला स्टार्ट की थी। ये दोनों श्रृंखला जब चल रही थी तो बच्चों के कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी कुछ प्रोवाइड करा दीजिए, सर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आइए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स को अब ध्यान में रखते हुए हम एक श्रृंखला उन बच्चों के लिए लेकर आए हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बीटेक फर्स्ट ईयर में। तो आज हमारा टारगेट है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने। यहाँ पर भी हमारा उद्देश्य है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। कम से कम 8 से 9 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर की हेल्प से हमने यहाँ पर क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। तो आपको एक स्टैंडर्ड भी समझ में आएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है और किस तरीके से आपको वो एक्सप्लेन करना है या उसका आंसर देना है, वो भी यहाँ पे आपको क्लियरफाई हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टारगेट है, इस श्रृंखला का नाम जो है वो है आपका भोकाल श्रृंखला। यानी कि अब हम इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट के लिए भोकाल मचाने वाले हैं। बस आपको ईमानदारी के साथ मेहनत करते जाना है, चूँकि आपके पास बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के बीच में समय है जब आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्ज़ाम है। तो इस समय को आपको व्यर्थ नहीं करना है, क्योंकि ये समय जब किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा समय होता है हमारे पास पढ़ने के लिए एग्ज़ाम समय में, तो हम उसको धीरे धीरे रिलैक्स माइंड में ये सोच के कर लेते हैं चलिए कल कर देंगे, परसों कर लेंगे, नेक्स्ट डे कर लेंगे, और फिर वो समय निकल जाता है और उस सब्जेक्ट में हम वहीं पर रह जाते हैं जहाँ पर हम कम समय जिन सब्जेक्ट में मिलता है वहाँ पर होते हैं। क्योंकि कम समय वाले एग्ज़ाम में हमारा माइंड जो है वो इसी तरीके से काम करता है कि हम 1 घंटे में 3 घंटे का कवर कर लेते हैं। तो आपको इस तरीके से भ्रमित नहीं होना है और बहुत अच्छे से आपको प्रिपरेशन करके चलना है। ठीक है, आज इस भोकाल श्रृंखला का पार्ट नंबर 1 लेकर आए हैं। जब आप इस पूरी सीरीज को देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमने इस श्रृंखला के उद्देश्य, इस श्रृंखला के माध्यम से एक भोकाल जो हम क्रिएट करना चाह रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर, वो हमने कर दिया है आप लोगों के अंदर। और जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आप बहुत बेहतर करके आएंगे सेक्शन ए में, क्योंकि ये जो है भोकाल श्रृंखला ये सेक्शन ए को टारगेट करके अभी हम कर रहे हैं। आगे हो सकता है कि इसमें मैं कंटिन्यू कर जाऊं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला। उससे पहले आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा कलीग्स के साथ अपने शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी बच्चे इस भोकाल श्रृंखला का लाभ उठा सकें और वो अपना फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकें, मजबूत कर सकें, और कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट मिले जब वो एग्ज़ाम हॉल में बैठें अपना एग्ज़ाम करने। ठीक है, देखिए मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो श्रृंखला आपके लिए लेकर आई जा रही है पर्टिकुलर सब्जेक्ट को टारगेट करके, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तब इनकी वैल्यू समझ में आए, उससे पहले आप इस श्रृंखलाओं को कंप्लीट देखते जाएं डे बाय डे। शॉर्ट गोल बनाएं, शॉर्ट टारगेट बनाएं और अपने लक्ष्य को अचीव करते चले जाएं। उससे एक कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर बिल्टअप होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की श्रृंखला। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है इस श्रृंखला का? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सर पहले तो आप कलर चेंज कीजिए पेन का। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द रिपल फैक्टर। बहुत बार 2 मार्क्स के में क्वेश्चन पूछा गया है। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिपल फैक्टर फॉर द हाफ वेव एज वेल एज द फुल वेव रेक्टिफायर। तो रिपल फैक्टर क्या होता है? एक्चुअली जो हाफ वेव या फुल वेव रेक्टिफायर है वो हमारा रेक्टिफायर क्या करता है, हमारा एसी को पल्सेस डीसी में कन्वर्ट करता है। तो मतलब जब हमें आउटपुट पर डीसी मिली तो वो कितने रिपल्स उसमें मिल रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पर बताता है रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर को अगर आप डिफाइन करें तो रिपल फैक्टर क्या है? द रिपल फैक्टर इज ए मेजर ऑफ रेजिडुअल पीरियोडिक वेरिएशन, जिनको हम रिपल बोल देते हैं,
इन द आउटपुट ऑफ ए रेक्टिफायर, रेक्टिफायर की आउटपुट पर कितना पीरियोडिक वेरिएशन है वो रिपल फैक्टर कहलाता है। इट इंडिकेट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ द रेक्टिफिकेशन प्रोसेस, और इसका उद्देश्य क्या है, ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि रेक्टिफिकेशन प्रोसेस कितना इफेक्टिवली हुआ है, एंड इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट टू द DC कंपोनेंट ऑफ द रेक्टिफायर आउटपुट। मतलब ये एक रेशो है जो कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है किसकी, AC कंपोनेंट की, जो कि हमने इनपुट पर अप्लाई किया था, उसका DC कंपोनेंट जो रेक्टिफायर की आउटपुट पर आपको मिल रहा है। तो ये आपका रिपल फैक्टर हो जाता है। इसकी वैल्यू की अगर हम बात करें, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो 1.21 होती है, गामा से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। वहीं पर फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो रिपल फैक्टर की वैल्यू होती है वो आपकी 0.48 रहती है। तो चूंकि आप देख रहे होंगे ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू AC कंपोनेंट की, उसका रेशो है DC कंपोनेंट की जो रेक्टिफायर पर आउटपुट मिल रहा है उसके साथ। तो चूंकि DC कंपोनेंट नीचे है तो नीचे वाली वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना रिपल फैक्टर कम मिलेगा, और जितना रिपल फैक्टर कम मिलेगा उसका मतलब क्या हुआ कि इफेक्टिवनेस जो है रेक्टिफाई करने का वो स्ट्रॉन्ग है, वो अच्छा है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये रिपल फैक्टर्स हो जाते हैं आपके हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर के। इनके रिजल्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो दीज वैल्यूज शो दैट द फुल वेव रेक्टिफायर इज मोर एफिशिएंट इन रिड्यूसिंग द रिपल कंपेयर टू द हाफ वेव रेक्टिफायर। मतलब इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि जो फुल वेव रेक्टिफायर है वो ज़्यादा इफेक्टिव है रिपल्स को रिड्यूस करने में कंपेयर टू द हाफ वेव रेक्टिफायर। क्लियर। आई होप रिपल फैक्टर से संबंधित किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर आपसे अब पूछा जाएगा तो आप उसमें गलती नहीं करने वाले। ठीक है, चलिए देखिए, इसीलिए इस श्रृंखला का नाम भोकाल श्रृंखला रखा गया है। इस पूरी श्रृंखला को अगर आप देख लेते हैं तो आप भोकाल मचा कर आएंगे एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक्स की, ये गारंटी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई बीजेटी इज कॉल्ड करंट कंट्रोल डिवाइस। बीजेटी जो है वो करंट कंट्रोल डिवाइस क्यों कही जाती है, ये हमसे पूछा गया है। आगे जब आप चलेंगे तो आपसे बीजेटी को लेकर ये भी पूछा जाता है कि बीजेटी को हम बाइपोलर जंक्शन डिवाइस ही क्यों कहते हैं, है ना। तो डिफरेंट फॉर्म्स में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जनरली अगर हम बात करें, जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है वो करंट कंट्रोल डिवाइस हम इसलिए बोल देते हैं क्योंकि इसकी जो आउटपुट है, जो आउटपुट करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनपुट करंट की, यानी कि इनपुट करंट के हिसाब से आउटपुट करंट यहाँ पर वेरी करती है। तो दैट मीन्स इसको करंट कंट्रोल डिवाइस बोल दिया जाता है। आप लिखेंगे कैसे, ए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जिसको हम बीजेटी बोल देते हैं इज कॉल्ड ए करंट कंट्रोल डिवाइस बिकॉज क्यों, इट्स आउटपुट करंट जिसको हम IC बोल देते हैं, कलेक्टर करंट, इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय इट्स इनपुट करंट, यानी कि ये डायरेक्टली कंट्रोल की जाती है इसके इनपुट करंट से, जिसको हम बेस करंट बोल देते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन दीज करंट इज गिवन बाय द करंट गेन। जो करंट गेन बीटा होता है उससे अगर हम देखें तो IC इक्वल्स टू बीटा IB होता है, और अगर मैं यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालूं तो बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IC अपॉन IB यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि करंट गेन से अगर हम बात करें तो हमें ये पता चलता है कि बीजेटी जो है वो एक करंट कंट्रोल डिवाइस है। यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ऐसे, ये बीजेटी है आपका बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसमें आपका एक होता है बेस। ठीक है, बेस जो होता है वो कंपेयर टू द एमीटर और कलेक्टर साइज में छोटा होता है। ये हमारा एमीटर हो गया पोर्शन, ये आपका कलेक्टर पोर्शन हो गया, और ये आपका बेस पोर्शन हो गया है। तो बेस एमीटर से छोटा होता है, कलेक्टर से भी छोटा होता है साइज में। वैसे ही एमीटर जो है वो कलेक्टर से छोटा होता है लेकिन बेस से बड़ा होता है साइज में। तो आप यहाँ पर बात करें, ये IE हो गया, ये IB हो गया, और ये IC हो गया, इन्हीं की हम बात करते हैं। तो दैट मीन्स इसी वजह से हम बीजेटी को करंट कंट्रोल डिवाइस बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिस्ट द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आइडियल कैरेक्टरिस्टिक आपको रट कर जानी है, कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा।
ठीक है, तो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इनफाइनाइट ओपन लूप गेन होता है, इनफाइनाइट इनपुट इम्पिडेंस होता है, जीरो आउटपुट इम्पिडेंस होता है, इनफाइनाइट बैंडविड्थ होती है, जीरो ऑफसेट वोल्टेज होती है, इनफाइनाइट कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो होता है और इनफाइनाइट पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशो होता है। तो दीज आर द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी 4 आप लिख कर आएंगे, 2 मार्क्स आसानी से आपको मिल जाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इनफाइनाइट जो जो चीज़ें हैं वो आप याद कर लीजिए। इनफाइनाइट ओपन लूप, इनफाइनाइट इनपुट इम्पिडेंस, इनफाइनाइट बैंडविड्थ, ठीक है, इनफाइनाइट कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो, इनफाइनाइट पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशो। इनफाइनाइट वाली वैल्यूज़ को आप रिलेट करके याद कर लीजिए, आसानी से याद भी हो जाएगा और आप पॉइंट्स भी लिखाएंगे। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि व्हाट इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है वो यहाँ पर पूछा गया है। एंड ड्रॉ द एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम ऑफ द एएम वेव, और एएम वेव का एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम भी यहाँ पर ड्रॉ कराया गया है। तो पहले आप मॉड्यूलेशन इंडेक्स को डिफाइन कर देंगे। मॉड्यूलेशन इंडेक्स जनरली होता क्या है, वो आपका रेशो होता है मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड का कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड के साथ, वही आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहलाता है। तो अगर मैं बात करूं, इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द पीक एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल, जिसको हम एएम बोल देंगे, टू द पीक एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल, जिसको हम एसी बोल देंगे। तो दैट मीन्स मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम इक्वल्स टू एएम अपॉन एसी। आप जिस भी पैरामीटर से आपको इसको इंडिकेट करते हैं वो आप लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं एम ही आप लिखें, है ना। द मॉड्यूलेशन इंडेक्स डिटरमाइन द वेरिएशन इन द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव एंड अफेक्ट द बैंडविड्थ एंड द पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मॉड्यूलेशन या मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, रेशो होता है मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड का कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड के साथ, और ये क्या बताता है, जो वेरिएशन है एम्पलीट्यूड में कैरियर वेव की, और वो किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है बैंडविड्थ को, पावर को एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन को, सॉरी, मॉड्यूलेटेड सिग्नल में, ये आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स बताता है। तो एक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया एक्सप्लेन करने में। वैसे 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर इतना ही लिख देंगे तो बेहतर है। ठीक है, यहाँ तक। आगे स्पेक्ट्रम ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड एएम वेव का आपसे यहाँ पर ड्रॉ करने को बोला गया है। तो अगर हम वो ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। सपोज ये हमारा मैसेज सिग्नल है, एक सेकेंड मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये हमारा मैसेज सिग्नल है XT, ये कैरियर सिग्नल है। आप देख रहे होंगे मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो है वो लो है और कैरियर सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई है। इसी वजह से हम मॉड्यूलेशन प्रोसेस करते हैं कि आपका मैसेज सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सके, उसके लिए हम उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देते हैं। आगे आपका आता है जब हम इन दोनों मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल को ओवरलैप करते हैं, देन वी गेट द मॉड्यूलेटेड सिग्नल ST। ठीक है, क्लियर हुआ। अब अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें तो ये आपका मैसेज सिग्नल, कैरियर सिग्नल, और जब दोनों मर्ज हो जाते हैं तो वी गेट दिस वन। तो दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ द एएम वेव। क्लियर, जिसमें आप अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड दोनों देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, क्लियर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम ऑफ एएम वेव का कैसे बनाएंगे। ये आपका वेव फॉर्म हो जाती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। आपसे स्पेक्ट्रम पूछा गया तो आप केवल ये तीनों ग्राफ बनाकर दिखाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। वैसे बेसिकली आपका यही ग्राफ इनफ होगा, अगर आप सिंपल यही ग्राफ भी बना देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेक्ट्रम आपको यहीं पर दिख रहा है, ठीक, अपर साइड और लोअर साइड बैंड आपको यहीं पर मेंशन है। क्लियर हुआ। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। अगर देखिए एग्जाम हॉल में जब हम क्वेश्चन को करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और वो तब आता है जब हमें क्वेश्चन का पता हो कि इसमें कितना लिखना है। उतना ही अगर आप लिखेंगे तो टाइम को भी आप मैनेज कर पाएंगे अच्छे से, और आपका पेपर भी नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि वाई आर FET कॉल्ड द यूनिपोलर डिवाइस। जैसा कि मैंने बताया था ना पीछे कि BJT आपके बाइपोलर डिवाइस क्यों होती है, ऐसे ही FET से क्वेश्चन बनता है कि FET यूनिपोलर डिवाइस क्यों है। भाई यूनिपोलर डिवाइस का मतलब, यूनिपोलर का मतलब क्या है, यूनि का मतलब है सिंगल। तो दैट मीन्स अगर आपके डिवाइस के अंदर जो भी हलचल हो रही है वो केवल और केवल किसी एक वजह से हो रही है तो वो आपका कहलाएगा यूनिपोलर।
तो FET में करंट या तो होल के कारण होता है या फिर इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। इसी वजह से फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को हम यूनिपोलर डिवाइस बोल देते हैं। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर are called unipolar device because their operation depend only the flow of charge carrier of single type। मतलब either या तो इलेक्ट्रॉन जो कि n चैनल में होता है या फिर होल जो कि p चैनल में होता है। मतलब अगर n चैनल FET है तो वहां पर जो करंट का फ्लो होगा या जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन होगा। वहीं पर अगर p टाइप का चैनल है तो वहां पर जो ऑपरेशन होगा वो डिपेंड करेगा होल्स पर या होल्स के कारण होगा। तो इसलिए इसको हम यूनिपोलर डिवाइस बोल देते हैं। वहीं पर जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर BJT होता है उसमें आपका यही प्रोसेस जो है, मतलब जो ऑपरेशन है वो दोनों के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल्स। इस वजह से उसको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोल दिया जाता है। ठीक है, और इसी वजह से FET जो है वो डिफरेंट है कंपेयर टू द बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक में BJT की। ठीक, क्लियर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। क्वेश्चन नंबर 7 हमें बुला रहा है और हम उसके पास चले तो हमने देखा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि क्लासिफाई कीजिए मटेरियल्स विद द हेल्प ऑफ द एनर्जी बैंड। यानी कि एनर्जी बैंड की हेल्प से हमें क्लासिफाई करने हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मटेरियल। हमें पता है 3 तरीके के मटेरियल होते हैं। फर्स्ट वन इज द इंसुलेटर, सेकंड वन इज द कंडक्टर एंड थर्ड वन इज द सेमीकंडक्टर। जो इंसुलेटर होता है उसमें करंट का फ्लो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके लोअर साइड बैंड एनर्जी बैंड और अपर एनर्जी बैंड के बीच का जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और हम उसको ब्रेक नहीं कर पाते। वही चीज़ यहाँ पर पूछी गई है एनर्जी बैंड की हेल्प से। वहीं पर कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर का बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बहुत पास होता है, अप्रोक्सीमेटली टच या फिर ओवरलैप होता है, तो उसमें इजीली करंट फ्लो हो जाता है। सेमीकंडक्टर का बीच में होता है, यानी कि गैप जो है बहुत कम होता है कंपेयर टू द इंसुलेटर, और मतलब कंपेयर टू द कंडक्टर, और गैप जो है वो बहुत कम है कंपेयर टू द इंसुलेटर ऑल्सो। तो वहाँ पर आप सेमीकंडक्टर को एज ए इंसुलेटर एज ए कंडक्टर भी यूज कर लेते हैं। तो अगर हम तीनों को ग्राफ के माध्यम से समझें, बैंड गैप के माध्यम से समझें, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कंडक्टर को हमने क्या बताया, जो हमारा बैलेंस बैंड होता है और जो हमारा कंडक्शन बैंड होता है उनके बीच में कुछ भी गैप नहीं होता है, वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप होते हैं। नो फॉरबिडन गैप, ओवरलैपिंग ऑफ बैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। इस वजह से जैसे ही आप इसको थोड़ा सा भी सप्लाई देंगे तो यहाँ पर जो बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है वो तुरंत क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। वहीं पर इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में जो ये बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है ये बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव नहीं कर पाता है और कंडक्टर में नहीं पहुँच पाता है। ये लगभग ग्रेटर देन होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। ठीक है, इस वजह से हम इसको ब्रेक नहीं कर पाते हैं। वहीं पर अगर हम सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात करें तो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है वो स्मॉल होता है कंपेयर टू द इंसुलेटर, दैट मीन्स लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका रहता है। ठीक है, तो ये गैप कम है, इस वजह से आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली मूव कर जाता है इन द कंडक्शन बैंड और आपका सेमीकंडक्टर वर्किंग में आ जाता है। तो सेमीकंडक्टर एक तरीके से इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच का मटेरियल है। आप इसको एज ए इंसुलेटर और एज ए कंडक्टर दोनों तरीके से यूज कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर। तो अगर आपसे एनर्जी बैंड के कंपैरिजन में क्लासिफाई कराए जाते हैं मटेरियल तो आप इस तरीके से इसको क्लासिफाई करके आएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन, एक सेकेंड मैं कलर चेंज कर लेता हूं। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ द एलईडी। एलईडी का प्रिंसिपल ऑपरेशन क्या होता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो जनरली अगर आपने लेजर वाला पार्ट पढ़ा है तो लेजर में 3 स्टेप होते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन। तो स्टिमुलेटेड एमिशन वर्किंग प्रिंसिपल होता है लेजर का। वहीं पर उससे पहले जो आपको एमिशन मिलता है दैट्स द स्पॉन्टेनियस एमिशन, और वो स्पॉन्टेनियस एमिशन वर्किंग प्रिंसिपल होता है एलईडी का। स्पॉन्टेनियस
स्पॉन्टेनियस एमिशन, क्योंकि उसमें जो एमिशन ऑफ फोटोन्स होता है वो एक डायरेक्शन में नहीं होता है, उसके जो फोटोन्स होते हैं वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में इधर 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 या फिर ऐसे या ऐसे या ऐसे भागते हैं, जिस वजह से वो एक डायरेक्शन में नहीं चल पाते और आपका जो एलईडी से लाइट निकलता है वो स्प्रेड हो जाता है हर एक डायरेक्शन में। वहीं पर लेजर से जो लाइट निकलती है वो स्प्रेड नहीं होती है हर एक डायरेक्शन में। ठीक है, तो वर्किंग प्रिंसिपल में आप लिखेंगे क्या कि जो एलईडीज हैं वो मेड होती हैं फ्रॉम द सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। टिपिकली वो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एक से ज़्यादा मटेरियल से बनी होती हैं, जैसे कि गैल्मियम आर्सेनाइड या फिर गैल्मियम फॉस्फाइड और गैल्मियम नाइट्राइड, इनके कॉम्बिनेशन से बनी होती हैं। एलईडी जब फॉरवर्ड बायसिंग में होती है तो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स रिकम्बाइन करते हैं पीएन जंक्शन पर और रिलीज करते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। और जो कलर होता है, एमिटिंग कलर जो होता है, क्योंकि आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की लाइट आपको देखने को मिल जाती है मार्केट में एलईडी, तो वो जो कलर एमिट होता है वो डिपेंड करता है सेमीकंडक्टर मटेरियल के बैंड गैप पर, यानी कि जो आपने सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ किया है उनका डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी बैंड गैप होगा और उसी वजह से उसका डिफरेंट डिफरेंट एमिटिंग कलर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये आपका एलईडी के बारे में हो गया। वर्किंग प्रिंसिपल स्पॉन्टेनियस एमिशन हो जाता है, जहां पर जो एमिशन ऑफ फोटोन्स होता है वो अलग अलग डायरेक्शंस में आपको देखने को मिलता है। तो चाहे आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर दीजिए, चाहे आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर दीजिए, बेसिकली आपको प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ एलईडी में स्पॉन्टेनियस एमिशन तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो वर्किंग प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ एलईडी है वो किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है रिलेशन बिटवीन द अल्फा एंड बीटा। किसी क्वेश्चन के साथ इंक्लूड करके भी पूछ सकता है सेक्शन बी या सेक्शन सी में, तो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो अब रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम पहुंचते हैं बीजेटी पर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पर। अगर हम वहां पर देखें तो बीजेटी जो होता है वो कुछ इस तरीके से आपका बना होता है। ये आपका एमिटर हो गया, बीच में बेस होता है और ये कलेक्टर होता है। ये एमिटर, ये बेस और ये कलेक्टर है ना। तो जो एमिटर है उससे करंट, उसमें करंट है IE, बेस है उसमें करंट है IB और कलेक्टर है उसमें करंट है IC। ठीक है, अब हम बात करें तो यहां से एक रिलेशन हमको मिलता है, दैट्स द सॉल्यूशन में लिखेंगे वी नो दैट इन बीजेटी जो एमिटिंग करंट है वो इक्वल है किसके, जो एमिटिंग करंट है वो IB और IC में डिवाइड हो रही है, तो दैट मीन्स IC प्लस IB यहाँ पर ये है। ठीक है, तो I इक्वल्स टू होता है IC अपॉन IB। ठीक, अब अल्फा और बीटा की वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए। वी ऑल्सो नो दैट हम ये भी जानते हैं कि अल्फा इक्वल्स टू जो होता है वो जो गेन है वो क्या होता है, IC अपॉन IE होता है। ठीक है, और जो बीटा होता है वो क्या होता है, बीटा होता है बच्चों IC अपॉन IB। ठीक है, तो ये दोनों गेन्स जो हैं अल्फा और बीटा, ये वैल्यू हमें पता है। तो इसलिए अगर हम इस इक्वेशन को IC से डिवाइड कर लेते हैं तो नाउ डिवाइडिंग दिस इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन में मान लेता हूं, फर्स्ट बाई IC ऑन बोथ साइड्स, है ना। बोथ साइड्स में अगर हम इसको IC से डिवाइड कर देते हैं तो देन वी गेट IE अपॉन IC इक्वल्स टू IC अपॉन IC 1 हो जाएगा प्लस IV अपॉन IC। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान दूँ तो ये IE अपॉन IC है और ये IV अपॉन IC है, और हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या है, IC अपॉन IE है, और बीटा की वैल्यू IC अपॉन IB है। तो अगर मैं यहाँ से IE अपॉन IC निकालता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, हमने इसको उल्टा करना पड़ा है तो हम इसको भी उल्टा करेंगे, 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर IV अपॉन IC निकालना चाहूँ तो ये क्या हुआ है, उल्टा किया हमने इसको, तो ये भी आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन बीटा। तो
अब यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो IE अपॉन IC की जगह पर हम पुट करेंगे 1 अपॉन अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन बीटा। ठीक है, चूंकि हमें अल्फा और बीटा में रिलेशन चाहिए, तो ये भी एक तरीके से रिलेशन ही है, लेकिन अगर हम इसको एक्चुअल फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं तो आप एक्चुअल फॉर्म में यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 अपॉन अल्फा इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं बीटा को एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ पर, और ये हो जाएगा बीटा प्लस 1। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू एक आ जाती है बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। ठीक है, तो एक रिलेशन तो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। दूसरा, अगर मैं यहाँ से बीटा को ले लेता हूँ यहाँ पर, मतलब बीटा को मैंने इधर ही रोका, तो ये 1 अपॉन अल्फा, ये 1 हो जाएगा इधर जाकर माइनस में, है ना। तो अब मैं यहाँ से देखता हूँ, तो 1 अपॉन बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा यहाँ पर हो जाएगा, और बीटा की वैल्यू अगर अल्फा की टर्म में हम देखें तो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा हमको यहाँ से मिल जाएगी। तो आप किसी भी फॉर्म में ये रिलेशन फाइंड आउट करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन आ जाता है बिटवीन द अल्फा एंड बीटा। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको जरूर करके आएंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे। बस एक बार आपको ये ध्यान होना चाहिए कि IE इक्वल्स टू ये होता है और अल्फा और बीटा की वैल्यू ये होती है। बस आप यहाँ पर IC से डिवाइड करेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे पुट करनी है। सिंपल इज दैट। दोनों आपको फाइंड आउट करके नहीं दिखाने हैं रिलेशन में, कोई भी एक रिलेशन आप फाइंड आउट कर लेंगे, चाहे ये वाला रिलेशन चाहे ये वाला रिलेशन, 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? कह रहा है कि राइट डाउन द कंस्ट्रक्शन डिफरेंस बिटवीन द डिप्लीशन टाइप एंड एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट। तो कंस्ट्रक्शन की डिफरेंस की अगर हम बात करें डिप्लीशन और एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट में, तो एक डिफरेंस होता है कि डिप्लीशन टाइप मॉसफेट जो होता है उसमें जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो जो चैनल होता है वो चैनल प्री डिफाइन होता है, और एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट में वो जो चैनल होता है वो प्री डिफाइन यानी कि पहले से नहीं होता है, उसको हमें क्रिएट करना पड़ता है। तो बस यही कंस्ट्रक्शन डिफरेंस है बिटवीन द डिप्लीशन टाइप मॉसफेट एंड एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट। उसके लिए अगर हम डायग्राम्स की बात करें तो कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्शन होती है डिप्लीशन टाइप और एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट की। यहाँ पर आपके 3 टर्मिनल ये डिवाइस होती है, यहाँ पर है ना, ये ड्रेन हो जाएगा, ये सोर्स हो जाएगा और ये गेट हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका बॉडी पार्ट हो जाता है जो कि इंटरनली कनेक्ट हो रहता है यहाँ पर। ठीक है, अब अगर हम डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर भी सोर्स है, यहाँ पर भी गेट है, यहाँ पर भी ड्रेन है और ये बॉडी पार्ट है। ठीक है, आप अगर हम बात करें इसकी कि ये हमारा, एक सेकेंड, अगर ये हमारा पी चैनल है तो ये पी हो गया, पी टाइप, ये पी ले लेते हैं हम, है ना। ठीक, तो अब यहां पर आप देख रहे होंगे तो यहां पर n होगा, यहां पर n होगा, यहां पर n होगा, यहां पर n होगा। दिस इज द डिप्लीशन लेयर, ये है आपकी डिप्लीशन लेयर। ठीक है, ये आपका मेटल ऑक्साइड की लेयर होती है, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, जो गेट टर्मिनल पर होती है। ये आपने इसको ओमिक कांटेक्ट दिया हुआ है, ओमिक कांटेक्ट। ठीक है, अब यहां पर आप देख रहे होंगे ये जो चैनल है ये पहले से ही यहां पर बना हुआ है। ठीक है, बिटवीन द n जो टर्मिनल्स हैं आपके, ये वाला n और ये वाला n, इन दोनों के बीच में जिससे कि चार्जेस का फ्लो हो सके, ये ऑलरेडी यहां पर बना हुआ होता है। तो ये आपका हो जाता है डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। ठीक है, और वहीं पर अगर आप एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट में देखें तो ये चैनल यहां पर एब्सेंट है। ठीक, बस यही एक कंस्ट्रक्शन डिफरेंस होता है बिटवीन द एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट और डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आप ये दोनों डायग्राम बना देंगे और एक लाइन में लिख देंगे कि डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में चैनल ऑलरेडी होता है और एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट में चैनल एब्सेंट रहता है। इस वजह से यही एक कंस्ट्रक्शन डिफरेंस है और दोनों डायग्राम आप यहाँ पर बनाकर दिखा देंगे, बस इनफ है। इनको एक्सप्लेन नहीं करना। बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों की वर्किंग एक्सप्लेन करने बैठ जाएंगे। भैया नंबर 2 ही मिलेंगे बेटा आप लोगों को,
2 के लिए आप इतना ज़्यादा मत लिखो कि आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो खराब हो जाए और आप ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दें कम मार्क्स के लिए। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ड्राइव, एक सेकेंड, ड्राइव द सर्किट ऑफ इंटीग्रेटर यूजिंग एन आइडियल ओपैम्प। आइडियल ओपैम्प की हेल्प से आप इंटीग्रेटर का सर्किट डिजाइन कीजिए। ठीक है, केवल सर्किट आपको बनाना है, प्रूव नहीं करना है। ये सीरीज आपको ये भी बताएगी कि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को लिखते हुए जो आप समय बर्बाद करते हैं, समय वेस्ट करते हैं, वो आपको नहीं करना है। वहां पर आपको समय बचाना है जिससे कि आप लॉन्ग क्वेश्चंस में समय ज़्यादा दे सकें और उसको अच्छे से लिख कर आ सकें। ठीक है, तो ड्राइव करना है आपको केवल और केवल सर्किट। तो सर्किट कुछ इस तरीके से आपका होता है। यहां पर आपका इनपुट टर्मिनल होता है, ये आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। ठीक है, ये आपका दूसरा इनपुट टर्मिनल है जिस पर हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, और ये आपका इन्वर्टिंग पर हमने इनपुट अप्लाई कर दी है। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल आपका ग्राउंड है। ये प्लस माइनस में इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ना। यहाँ पर ये रजिस्टर लगा हुआ है, ये रजिस्टर लगा हुआ है। अब चूंकि हम इंटीग्रेटर बना रहे हैं तो पैरेलल में यहाँ पर एज ए फीडबैक यहाँ पर आपका कैपेसिटर लगा होगा। ठीक है, और यहीं पर अगर हम डिफरेंशिएटर बना रहे होते तो ये कैपेसिटर यहाँ पहुंच जाता, ये रजिस्टर यहाँ पर पहुंच जाता। बस इतना डिफरेंस है। ठीक है, अब ये जो सर्किट हमने बनाया इंटीग्रेटर, ये आउटपुट क्या देता है, मतलब ये करता क्या है, वो भी आप यहाँ पर वेवफॉर्म बना देंगे। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा इनपुट पर हमने स्क्वायर वेव अप्लाई की था, तो ये आपको ट्रायंगुलर वेव दे देता है ना, ट्रायंगुलर वेव में कन्वर्ट कर देता है। तो दिस इज द इंटीग्रेटर सर्किट ऑफ आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। क्लियर? डिटेल में पूरा डेरिवेशन और पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप जाइए, यूनिट 3 की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको टॉपिक वाइज सारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर, उसकी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको डिटेल में नहीं बताना है, केवल और केवल सर्किट दिखाना है और उसकी आउटपुट वेवफॉर्म दिखानी है। ठीक है, क्लियर? आई होप आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, किस तरीके से आपको लिखना है। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? ब्रीफली डिस्कस द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन इन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। यानी कि जो आपकी यूनिट नंबर 5 है उसकी स्टार्टिंग जो है वो मॉड्यूलेशन से है। तो मॉड्यूलेशन की नीड क्या है वो यहां पर पूछा गया है कम्युनिकेशन में। तो सबसे मेन जो रोल है वो है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराना, और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के साथ साथ दूसरा मेन उद्देश्य है मॉड्यूलेशन का हाइट ऑफ एंटीना जो है उसको रिड्यूस करना। क्लियर हुआ? क्योंकि हाइट ऑफ एंटीना रिड्यूस होगा जब हम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करें, और जब सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हमको मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो आपको 4 पॉइंट लिखने हैं। इफेक्टिव ट्रांसमिशन आपको मिलेगा, एंटीने का साइज रिड्यूस होगा, सिग्नल क्वालिटी इंप्रूव होगी और रेंज एक्सटेंशन होगी। ठीक है, मतलब रेंज बढ़ेगी यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होगा। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए आपको एंटीने का जो साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, यानी कि एंटीने का साइज भी रिड्यूस हो जाएगा। चूंकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में बढ़ जाती है कैरियर सिग्नल के साथ, तो इफेक्टिवली आप ट्रांसमिट कर पाएंगे सिग्नल को, जिससे कि सिग्नल की क्वालिटी भी आपकी इंप्रूव होगी। ठीक है, तो दीज आर द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन इन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आज की वीडियो थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी? ये जो श्रृंखला हमने भोकाल श्रृंखला इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए स्टार्ट की है, ये आपको कैसी लगी उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखेंगे, क्योंकि ये वैल्यूएबल कमेंट्स जो होते हैं, चाहे आपका कोई फीडबैक हो, चाहे आपका कोई सजेशन हो, बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में लिखें।
कहीं पे आपको कोई गलती लगती है वो भी आप मेंशन करके लिखें। बहुत अच्छा रहता है जब आपके और हमारे बीच में कमेंट के माध्यम से कम्युनिकेशन होता है। वो अदर स्टूडेंट्स के लिए भी एक कहते हैं ना मोटिवेशन का काम करता है कि हाँ, कहीं ना कहीं जो चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं उसमें कहाँ तक कितनी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्वालिटी ऑफ मटेरियल आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो बेझिझक आप कमेंट जरूर करें कमेंट बॉक्स में। अगर आप पब्लिकली कमेंट नहीं करना चाहते तो आप वीडियो के लिंक के साथ हमारे हेल्पलाइन नंबर 8273708952 पर हमें टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के माध्यम से भी बता सकते हैं। साथ ही साथ स्टार्टिंग में जैसा मैंने बताया बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में एग्ज़ाम में बैठकर भौकाल मचा सकें और अपना पेपर ऐसा करके आएँ कि एग्जामिनर भी कॉपी चेक करते हुए ये सोचे कि बच्चे ने लिखा कहाँ से है, इतना अच्छा उसने कैसे लिखा है। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है बेहिचक आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। पढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ाई किस तरीके से करना है ये भी अगर आप चाहते हैं तो वो भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। उसके लिए आप हमें हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करें। ठीक है, तो चलिए अब इस श्रृंखला की शुरुआत हो चुकी है। अब नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।